Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 24th of December 2020, Thursday. Inspiration of the day is, if the plan doesn't work, change the plan but never the goal. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Cairns wins $1.2 billion in tax arbitration case. And this is one of the second major setback to Indian government, as Indian government has lost an international arbitration case to one energy giant, that is KN PLC, over the retrospective levy of the taxes, as just like in Vodafone cases, and has been asked to pay the damage worth rupees 8,842 crore to a UK firm. अभी रिसेंटली हम सभी को याद है, हमने डिस्कस भी किया था कि 3 महीने पहले इंडिया ने एक और आर्बिट्रेशन केस लूज किया था, दैट वाज अगेंस्ट वोडाफोन एंड दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू द रिट्रोस्पेक्टिव लेवी ऑफ द टैक्सेस. और कल इंडियन गवर्नमेंट ने सेम वैसा ही इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस लूज कर दिया है, जो कि KNPLC ने फाइल किया था, दैट इज द यूके फर्म अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट. द case was filed against the retrospective levy of the taxes by Indian government, and finally the Permanent Court of Arbitration at Hague has maintained that this particular tax issue is not the tax dispute but it is a tax related investment dispute. Hence this particular case falls under the jurisdiction of Permanent Court of Arbitration at Hague and an award goes against the Indian government. और जो वर्डिक्ट आया उसमें कोर्ट ने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो ये रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेवी है, दैट इज अगेंस्ट द यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, एंड द डैमेज अवॉर्डेड टू केन इंक्लूड द शेयर्स अटैच्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन जनवरी 2014 एंड सोल्ड इन 2018 टू पार्शली रिकवर द टैक्स ड्यूज. And we all know Care India actually had the stake of 4.95% into Vedanta Limited, which was seized by or attached after issuing a tax demand to the British firm in 2014. तो जो भी डैमेज अवॉर्ड किया है केन इंडिया को आर्बिट्रेशन कोर्ट ने, उस पर्टिकुलर डैमेज में वो जो शेयर्स 4.9% के आईटी डिपार्टमेंट ने अटैच कर दिए थे, उनकी भी रिकवरी इंश्योर करी है. एंड द गवर्नमेंट हैज़ बीन आस्क्ड टू पे द डैमेज एट शेयर वैल्यू ऑफ 330 as of 2014 instead of 220-240 apiece, on which it was actually sold to IT department in 2018 tranches. तो जो 2014 में जो केयन के जो 4.9% के शेयर गवर्नमेंट ने अटैच कर दिया था, या हम बहुत स्पेसिफिकली बोले आईटी डिपार्टमेंट ने अटैच कर दिए थे इन ऑर्डर टू रिकवर द टैक्स ड्यूज. तो उस समय 2014 में उन शेयर्स की वैल्यू 330 रुपये थी. इट मीन्स पर शेयर की जो वैल्यू आ रही थी वो 330 रुपये थी. तो जो अभी रिसेंट परमानेंट कोर्ट ने जो डैमेज अवॉर्ड किया है केन को, उसमें गवर्नमेंट को दोहरा नुकसान हुआ. दोहरा नुकसान क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब वो शेयर्स अटैच किए थे टैक्स ड्यूज को रिकवर करने के लिए, तो उस समय उन शेयर्स की वैल्यू 330 रुपये थी. लेकिन जब गवर्नमेंट ने एक्चुअली उसका रीइंबर्समेंट किया, उन शेयर्स को बेचा, सोल्ड किया इन ऑर्डर टू रिकवर द ड्यूज इन 2018, उस समय उस शेयर्स की वैल्यू 220 से 240 रुपये थी. इट मीन्स 100 रुपीज़ का डिफरेंस था व्हेन द शेयर्स वर अटैच एंड व्हेन द शेयर्स वर एक्चुअली सोल्ड बाय आईटी डिपार्टमेंट. बट जो आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जो अवार्ड किया है, उस अवार्ड में आर्बिट्रेशन कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 330 रुपीज़ के हिसाब से डैमेज देना होगा केयन पीएलसी को, जब उसने 2014 में जो 4.95% के जो स्टेक थे, माइनस स्टेक थे वेदांता लिमिटेड में केयर एनर्जी के, उनको एक्वायर किया था. उस समय जो शेयर्स की वैल्यू थी उसके हिसाब से डैमेज देना पड़ेगा, ना कि जितने में उसने उन शेयर्स को बेचा. इट मीन्स 100 रुपये का एडिशनल आप ये कह सकते हैं पर शेयर पेनल्टी इम्पोज करी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. द कॉम्पनसेशन ऑल्सो इंक्लूड 1,590 crore in tax refund due to the British company beside the
लीगल फीस। तो जितना भी डैमेज अवॉर्ड किया है केन को उसमें लीगल फी इंक्लूड है, टैक्स रिफंड इंक्लूड है, जो शेयर्स बेचे थे उनका अमाउंट इंक्लूड है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेनल्टी इंक्लूड है. सो ऑल दिस अमाउंट constitute approximately $1.2 billion, and that is a very huge amount. Apart from this amount, इस तरह के जो अवार्ड्स आते हैं जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट लूज करती है, चाहे वो वोडाफोन केस को लेकर के हो, चाहे वो केयर एनर्जी को लेकर के हो, दैट एक्चुअली डिस्टॉर्ट द इंटरनेशनल इमेज ऑफ कंट्री और द इंडिया एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. क्योंकि बहुत बार अगर गवर्नमेंट इन केसेस को लूज कर रही है, हार रही है इनमें, तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर्स के माइंड में, कंपनीज के पर्सपेक्टिव में ये जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट friendly, the land of India is not investment friendly, it can be used to harass the foreign investment. और यही केन इंडिया के केस में भी आर्बिट्रेशन कोर्ट ने कहा कि दैट इट इज अ ब्रीच ऑफ बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड यूके, एज वेल एज द सेम स्टेटमेंट वाज रिपीटेड इन केस ऑफ वोडाफोन. तो जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है कंट्री को, दैट इज सेपरेट, बट इमेज डिस्टॉर्शन इज अनदर मेजर सेटबैक फॉर कंट्री इंडिया. और अगर हम केसेस की बात करें, एक्चुअली केएन का क्या केस हुआ था, दिस इज द टाइमलाइन दैट यू कैन गो थ्रू. जनवरी 2017, केएन इंडिया लिस्टेड इटसेल्फ इनटू द बीएसई. December 2011, Vedanta completes the acquisition of 58.5% in KN India from KN PLC for $8.7 billion. In January 2012, Supreme Court rules in favor of Vodafone in the $2 billion tax cases. Same in March 2012, government introduced retrospective tax amendment bill in finance bill. और इसी जो इंट्रोड्यूस किया था मार्च 2012 में, इसकी वजह से ही वोडाफोन और केयर इंडिया जैसे जो डील हुई हैं एक्विजिशंस की, जहाँ पर केयर ने वेदांता से जो डील हुई, वोडाफोन की हज के साथ जो डील हुई थी, इस सब की वजह से जो कैपिटल गेन हुआ उसको लेकर के रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स इम्पोज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवन सुप्रीम कोर्ट में भी उसके अगेंस्ट रूलिंग हुई और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में भी उसके अगेंस्ट रूलिंग हुई. सो दीज टाइप्स ऑफ रूलिंग अवार्ड्स अगेंस्ट इंडिया इज नॉट अ favorable situation, is not a favorable move for India in long term purpose. And after this verdict of arbitration court, number of officials are saying, or experts are saying, that after this verdict government may go to appeal against वोडा ऑर्डर. जो वोडाफोन का जो ऑर्डर, जो केस था जिसमें जो वर्डिक्ट दिया था आर्बिट्रेशन कोर्ट ने, जो भी डैमेज गवर्नमेंट को पे करने के लिए कहा था, तो ऑफिशियल्स ने का ये कहना है कि केएन के वर्डिक्ट बाद गवर्नमेंट एक प्रेशर में आएगी कि वो वोडाफोन के ऑर्डर के अगेंस्ट सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में अपील करे. So the unfavorable verdict in the tax dispute with KN Energy PLC may prompt the center to challenge the Vodafone order before Singapore court as per the tax officers. तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे KN का verdict आया तो गवर्नमेंट को एक मेजर सेटबैक लगा, तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स इमेज गवर्नमेंट ये पूरी कोशिश करेगी कि किसी ऐसे आर्बिट्रेशन सेंटर में जाया जाए, दोबारा से अपील करी जाए, जिससे कि जो ये इमेज जनरेट हो रही है इंडिया की एज अ लैंड ऑफ हैरेसमेंट की, वो अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको डिफरेंट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इम्पोज करके, लेवी करके हैरेस किया था, उस इमेज को टार्निश किया जाए. इसलिए ऑफिशियल्स का ये कहना है कि वोडाफोन का जो ऑर्डर आया था, जो वर्डिक्ट आया था, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपील बिफोर द सिंगापुर कोर्ट. तो अब देखना है कि गवर्नमेंट कैसे इतने बड़े अमाउंट को पे करती है. इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 8,800 करोड़, और इस कोरोना के टाइम में इट्स अ ह्यूज हिट इन द गवर्नमेंट्स फाइनेंस, और ऊपर से जो इमेज का लॉस है वो अलग है. तो लेट्स सी इन फ्यूचर हाउ गवर्नमेंट टेक द decision whether to pay these amount or go against these ordered into the Singapore Arbitration Court. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 given on page number 5. Banking liquidity on the slide due to the tax outflow. The banking system liquidity has fallen substantially in recent weeks. However, experts are saying that it is largely because of the advanced tax outflow and is not a sudden activism on the part of central bank
even as it might have carefully started to drain the system without flustering the bond मार्केट। और जैसा कि अगर आप मेरी न्यूज़ को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं तो हमने कई बार डिस्कस किया था कि कोविड-19 के ड्यूरेशंस में जबकि गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने लेंडिंग को बहुत इजी बना दिया था, इसके बावजूद भी जो कमर्शियल बैंक्स थे, नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, दे वर नॉट रेडी टू लेंड बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी इनटू द इकोनॉमी एंड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ इंक्रीजिंग एनपीए, जिसकी वजह से बैंक्स के पास जो लिक्विडिटी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इसी हाई लिक्विडिटी की वजह से, अगर आपको पता हो थोड़ा सा अवेयर ऑफ इकोनॉमी से, तो जो एफडी के रेट से वो भी बहुत ज़्यादा डाउन किए गए थे। प्री कोविड एफडी के रेट अप्रॉक्सीमेटली 5.7 और 6 के आसपास थे, बट करेंटली द रेट ऑफ एफडी इज 4 पॉइंट समथिंग और 5 अप्रॉक्सीमेटली। बट अभी रिसेंट वीक में ऐसा देखा जा रहा है जो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी है दैट हैज़ फॉलन सब्सटेंशियली। ऑल्दो एक्सपर्ट्स आर सेइंग इसका कोई बहुत ज़्यादा सेंट्रल बैंक के एक्टिविज्म से या उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स आउटफ्लो। डेटा की अगर हम बात करें तो एज ऑफ मंडे द बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी वाज एट सरप्लस ऑफ 4.95 trillion as against 6.13 trillion a week earlier. That is on the eve of deadline for the third installments of advanced taxes. However, in both the cases, the overall system liquidity was approximately 8.22 trillion. Liquidity means the availability of liquid assets to a market or a company or a bank. Liquid asset means कैश के फॉर्म में कितना अमाउंट है मनी का विद द बैंक। तो हम बहुत सिंपल टर्म में कैश को ही ले रहे हैं, बहुत सारे अदर मीन्स भी आते हैं, बट हेयर वी आर टेकिंग कैश एज अ लिक्विडिटी। तो आप कह सकते हैं कैश बैंक्स के पास अच्छे अमाउंट में था क्योंकि इसमें बैंक लेंडिंग नहीं कर रहे हैं, बैंक्स आर वेरी risk aversive, they do not want to lend into this uncertain time so that their NPA can increase। तो अभी तक तो अच्छा काम चला था, बैंक्स के पास लिक्विडिटी थी, बट सडनली लिक्विडिटी ड्रॉप हो रही है। तो कई सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्टिविज्म ऑन द पार्ट ऑफ सेंटर बैंक ने बहुत ज़्यादा पॉलिसीज या मेजर्स लिए जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही है। बट फ्यू एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट ऑल बिकॉज ऑफ द एडवांस टैक्स आउटफ्लो, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट गई है एडवांस टैक्स आउटफ्लो की, तो उस इंस्टॉलमेंट की वजह से ये लिक्विडिटी डाउन हुई है, ना कि किसी ऐसे मेजर या पॉलिसी फ्रेमवर्क की वजह से जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े। द ओवरऑल सिस्टम लिक्विडिटी टेक्स इनटू अकाउंट इन द बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी प्लस द गवर्नमेंट कैश बैलेंस विद द आरबीआई। तो यहाँ पर हम जिस लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितना बैंक के पास मनी है, कैश मनी है, प्लस द गवर्नमेंट कैश बैलेंस विद द आरबीआई, और आरबीआई के पास गवर्नमेंट का कितना कैश बैलेंस है, दैट ऑल इंक्लूड द ओवरऑल सिस्टम लिक्विडिटी। और जैसा कि अभी रिसेंट एमपीसी हुई थी, एमपीसी स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आज का आपका ये क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड व्हाट इज द मैंडेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। Students, you are not writing the answers. Please write the answer. It is beneficial for your preparation as well as it motivates me. तो आज आप कमेंट सेक्शन में मुझे एमपीसी के बारे में बताएंगे व्हाट इज एमपीसी, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एमपीसी एंड व्हाट इज द मैंडेट ऑफ एमपीसी। आई हैव डिस्कस्ड नंबर ऑफ टाइम इन माय प्रीवियस वीडियोस। सो रिसेंटली जो एमपीसी हुई है उसमें जो मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन था दैट वाज द ह्यूज लिक्विडिटी। एमपीसी वाज कंसर्न अबाउट द ह्यूज लिक्विडिटी अवेलेबल विद द बैंक्स एंड अवेलेबल इन द मार्केट। व्हाई? क्योंकि इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी राइज पर है, चाहे हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, चाहे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स सीपीआई की बात करें, चाहे डब्ल्यूपीआई की बात करें, इन्फ्लेशन वाज ऑन राइज। तो मोर स्पेसिफिकली सीपीआई, डब्ल्यूपीआई फिर भी उतना ज़्यादा नहीं था। अगर सीपीआई की बात है तो सीपीआई बहुत ज़्यादा, तो एमपीसी का बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि ऑलरेडी सीपीआई इतना ज़्यादा है, इन्फ्लेशन मार्केट में इतना ज़्यादा है, और अगर इतनी ह्यूज लिक्विडिटी मेंटेन रही बैंकिंग सिस्टम के पास और अगर वो मार्केट में इन्फ्यूज हो गई, दैट मे लीड्स टू द हाइपर इन्फ्लेशन एंड मोर इन्फ्लेशन इनटू द कमिंग डेज, जिससे कि इकोनॉमी में एक अलग तरह की स्टैगफ्लेशन सिचुएशन जनरेट हो जाएगी, जहाँ पर इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है मगर इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हो रही। क्यों ग्रोथ नहीं हो रही? क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन तो ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में थी ही कुछ टाइम तक, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, बट जो हमारी जीडीपी थी वो निगेटिव थी, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो इट वॉज अ मेजर कंसर्न in
MPC, and MPC was discussing how this could be neutralize, how the interest rate could be benefiting only a few oligopolistic firms, but it is not generating results for small and medium scale enterprises. तो कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए? तो जो लिक्विडिटी थी वो एक मेजर कंसर्न था, बट अब जैसे लिक्विडिटी गिर रही है तो कुछ ने कहा है कि दैट इज बिकॉज ऑफ द मेजर्स टेकन बाय सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई, बट एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एडवांस टैक्स पेमेंट्स की डेडलाइन थी, थर्ड इंस्टॉलमेंट थी, उसकी वजह से बैंक्स के पास लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हुई है, जो कि इंटरेस्ट रेट को लेकर के, एक्सेस लिक्विडिटी को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के जो कंसर्न बने हुए थे इकोनॉमी में, वो कंसर्न अभी भी हैं. एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी सरप्लस एंड ओवरऑल लिक्विडिटी सरप्लस. Just light gray bar indicates the banking system liquidity surplus and the gray bar indicates the overall liquidity surplus. अभी मैंने आपको बताया overall liquidity surplus क्या होता है. overall में means जो बैंक्स के पास जो कैश है, इसके अलावा आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट का कैश है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जो कैश बचा हुआ है, उसको प्लस कर देते हैं, दैट वी गेट द ओवरऑल लिक्विडिटी सरप्लस. और बैंकिंग सिस्टम के पास जो आरबीआई वाला कैश है उसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट बनेगा, दैट इज बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी. तो हम देख सकते हैं कि दिस इज द लाइट ग्रे बार बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी, डार्क ग्रे ओवरऑल सिस्टम लिक्विडिटी, एंड इट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग सिंस फ्यू वीक्स. 16 में अगर हम देखें, दिसंबर 16 में तो ये सडन ड्रॉप देखने को मिला है. 5.98% से 4.94 तक आ गया था, और ये कह सकते हैं ट्रिलियन में ये अमाउंट है. तो 15 दिसंबर को इट वाज 5.98 ट्रिलियन और 16 दिसंबर को इट वाज 4.94 ट्रिलियन रुपीस. तो दिस इज द डिक्रीज इन लिक्विडिटी, and experts have cautioned that all because of the advance tax outflow, not because of any activism on the part of central bank. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6. सेंटर इंसर्ट अ कैश क्लॉज इन जीएसटी सिस्टम टू कर्व फेक इनवॉइसिंग. If you have remember one time we have discussed about this fake invoicing. अगर आपको याद हो तो रिसेंट टाइम में जब हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था, तो एक्सपोर्टर्स थे, उनमें से कुछ एक्सपोर्टर्स ने टैक्स इंसेंटिव लेने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट्स को लेने के लिए अंडर डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स फेक इनवॉइसिंग जनरेट करी थी और फेक जीएसटी इनवॉइस जनरेट किया था इन ऑर्डर टू गेट द इंसेंटिव ऑफ देयर फेक एक्सपोर्ट. क्योंकि एक्सपोर्ट हुआ नहीं, इनवॉइस जनरेट हो गई और उसका इंसेंटिव की भी इनवॉइस जनरेट हो गई. तो कुछ एक्सपोर्टर्स ने, इंडियन एक्सपोर्टर्स ने फेक इनवॉइस जनरेट करी थी और सबमिट करी थी इन ऑर्डर टू गेट द इंसेंटिव अंडर डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स. और वो बाद में पकड़ में आ गई थी, जिसको लेकर ये गवर्नमेंट वॉज वेरी कॉशियस. रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिमूव दिस लूपहोल्स and inserted a rule to make it difficult to fraudulently claim input tax credit under GST system. And what is this clause? Now business with monthly turnover over rupees 50 lakhs will have to mandatorily pay at least 1% of their GST liability in cash. तो अब ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मंथली टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, उनको मिनिमम और मैंडेटरी 1% उनकी जीएसटी लायबिलिटी का कैश में पे करना होगा. एंड ऑल्सो फॉर मिसिंग इनवॉइसेस, अगर कोई इनवॉइस मिस हो गई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस कैन नाउ क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अप टू 5% of the amount against 10% allowed earlier. And for that, Center Board of Indirect Taxes and Custom, that is CBIC, has introduced rule number 86B under the Central GST Act, which restrict the use of input tax credit for discharging GST liability to 99%. तो अब जो रूल 86B ऐड किया गया, ये आप याद रख सकते हैं इसका नाम. कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा रीसेंट रूल नंबर ऐड किया गया है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैश का क्लॉज ऐड किया है इनटू जीएसटी सिस्टम इन ऑर्डर टू कर्ब द फेक इनवॉइस. तो रिसेंट जो रूल ऐड हुआ दैट इज रूल नंबर 86B अंडर द सेंट्रल जीएसटी
एक्ट, जिसमें कुछ परसेंटेज आप फर्म्स को कैश में पे करना पड़ेगा अपनी जीएसटी लायबिलिटी का। और अगर कोई इनवॉइस जो मिसिंग है उसको लेकर के जो 5% का इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट था, 10% का इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट था पहले, उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया। एंड द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ देयर टैक्स लायबिलिटीज। तो होता क्या था, कैसे काम करेगा? होता ये था कि जब कभी भी इनपुट टैक्स से क्रेडिट क्या होता है, बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल टर्म में आपको बताऊं तो जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है कि आप बिजनेस करिए, आपका जो रॉ मटेरियल है उस पर जो आपने टैक्स दिया है उस टैक्स को हम आगे रीइंबर्स कर देंगे, जिससे कि टैक्स ऑन टैक्स ना लगे, क्योंकि जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी केवल वैल्यू एडिशन पर ही लगता है, इट इज नॉट फॉर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और ओवरऑल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इससे फिर क्या होगा, टैक्स ऑन टैक्स लगेगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरर उसने रॉ मटेरियल एक्वायर किया है किसी फॉर्म से, किसी फार्मर से, तो डेफिनेटली उसने उस पर टैक्स दिया होगा। तो अगर वो टैक्स अपने फाइनल प्राइस में इंक्लूड करता है, वो पूरा उसका जो प्राइसिंग होगी उसमें तो वो टैक्स भी इंक्लूड होगा। और जब कोई प्रोडक्ट फिनिश तैयार होगा तो उस पर्टिकुलर फिनिश्ड प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी उसमें वो भी टैक्स इंक्लूड होगा जो कि उसने रॉ मटेरियल में पे किया होगा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप केवल वैल्यू एडिशन पर, आपने जितना वैल्यू एडिशन किया है केवल उस पर जीएसटी टैक्स इंपोज करिए। आपने जो रॉ मटेरियल पर टैक्स दिया है दैट विल बी रीइंबर्स्ड टू यू in order to avoid the cascading effect of tax on tax। तो होता क्या था, जब इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी कैश के फॉर्म में नहीं मिलता था, रिसीट्स के फॉर्म में मिलता था, स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में मिलता था जो बिजनेसमैन होते थे उनको, एंड दे यूज दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीट्स टू पेइंग देयर अनदर जीएसटी। अगले मंथ जो जीएसटी आएगी तो कैश देने की वजह दे गिव द इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीट्स कि हमारे पास इतना क्रेडिट है तो हमारा जो जीएसटी है वो उसमें से ये इतना रिड्यूस करके जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हम टैक्स के फॉर्म में, जीएसटी टैक्स लायबिलिटी के फॉर्म में दे देंगे। तो अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप सारा जो आपका जीएसटी लायबिलिटी है वो आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीट के फॉर्म में नहीं पे कर सकते। यू हैव टू पे एटलीस्ट 1% ऑफ योर जीएसटी लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कैश। और अगर आपकी कोई इनपुट टैक्स से क्रेडिट की रिसीट या इनवॉइस खो गई है तो आप उस पर मैक्सिमम 5% का ही क्लेम कर सकते हैं, जो कि पहले 10% का था। तो इस कैश से क्या होगा, कैश पेमेंट से थोड़ा जो फेक इनवॉइसिंग होती है, जो फेक इनपुट टैक्स की रिसीट्स इंडिविजुअल्स जनरेट कर लेते थे, इनवॉइस जनरेट कर लेते थे, उसमें थोड़ा सा कब लग जाएगा और बैंक को जो नुकसान, गवर्नमेंट को जो नुकसान हो रहा था जीएसटी रेवेन्यू का, वो कम हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर ऑन इट। जो कि फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिसीट को यूज करते थे इन ऑर्डर टू पे देयर जीएसटी लायबिलिटीज, अब उनके लिए मैंडेटरी है कि वो कुछ अमाउंट कैश में पे करें, उनकी पूरी जीएसटी लायबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीट्स के फॉर्म में नहीं ली जाएगी। तो दिस पर्टिकुलर क्लॉज हैज बीन एडेड एट रूल नंबर 86 बी अंडर सेंटर जीएसटी एक्ट। And while calculating the turnover threshold, sales from GST exempt goods and zero rates apply would not be included। तो ऐसे गुड्स जो कि जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं, जिन पे जीरो रेट्स अप्लाई है, उनको सेल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इट मीन्स जो 50 लाख का टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लगाई गई है कि किसी भी कंपनी का जो मंथली टर्नओवर अगर उससे क्या कैलकुलेट किया जाएगा तो उस कैलकुलेशन में ऐसे सारे गुड्स जो कि जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं उनकी सेल नहीं इंक्लूड होगी। तो जीरो रेट के जो गुड्स है, प्राइसेस हैं, उनकी सेल इंक्लूड नहीं होगी। तो आपकी जो एक्टिव सेल है जिसमें आप सच में आप मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच में जीएसटी पे कर रहे हैं, केवल उन्हीं गुड्स की या सर्विसेज की सेल को मंथली टर्नओवर के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। कैबिनेट पेव्स द वे फॉर 100% FDI इन DTH services। So Union government on Wednesday has approved the changes to the guidelines for providing direct to home services to bring it in line with the existing policies that allow 100% FDI into DTH broadcasting service sector। तो finally DTH service sector में 100% FDI is allowed।
और जो लाइसेंस अप्रूवल की जो लिमिट है उसको भी इंक्रीज कर दिया है। अभी जो DTH में जो लाइसेंस मिलता है वो 10 सालों के लिए मिलता है, 10 साल के बाद फिर उसका रिन्यूअल होगा, बट गवर्नमेंट ने उसको भी इंक्रीज करके 20 ईयर्स कर दिया है और 20 ईयर्स के बाद जो रिन्यूअल प्रोविजंस होगा वो 10 साल का होगा। इट मीन्स 20 ईयर का लाइसेंस इशू किया जाएगा, उसके बाद अगर आपको रिन्यूअल पे जाती है कंपनी तो 10 साल का एक्स्ट्रा रिन्यूअल हो जाएगा। एंड द लाइसेंस फी हैज ऑल्सो बीन लोवर्ड फ्रॉम 10% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू टू 8%. So definitely it all just because to attract the FDI in case of DTH service sector. लाइसेंस फी को रिड्यूस कर दिया है, लाइसेंस टाइमिंग को इंक्रीज कर दिया है, 100% FDI अलाउ कर दिया है। तो इट मीन्स इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू सी द लीडिंग DTH फॉरेन प्लेयर्स कमिंग इन इंडियन लैंड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। DHFL सेल्स फेस लीगल हर्डल्स ओवर इंश्योरेंस JV स्टेक। हम सभी को पता है DHFL का सेल चल रहा है, इंसॉल्वेंट हो गई ये कंपनी, जिसमें अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस भी किया था। ओक ट्री ने बिट करी और इवन ओक ट्री ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करी थी कि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओक ट्री इज़ अ फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो DHFL की जो भी सेल हो वो लेवल फील्ड की हो, अनबायस्ड हो। बट जो अब सेल होने वाली है दैट अगेंस्ट गो फॉर द लीगल हर्डल ओवर टू द इंश्योरेंस JV स्टेक। द इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर ऑफ DHFL in which a foreign entity holds approximately 49% share is turning out to be the big legal hurdle for Oaktree as well as the lender, as the acquisition by US-based asset management firm would breach the foreign direct investment ceiling for the insurance sector. तो FDI की जो सीलिंग है वो ओक ट्री के लिए फ्लॉड हो रही है, क्योंकि 49% जो स्टेक है उस पर्टिकुलर JV जॉइंट वेंचर स्टेक में, इंश्योरेंस के जो जॉइंट वेंचर किया है DHFL ने, उसमें 49% स्टेक फॉरेन एंटिटी का है। तो अगर ओक ट्री DHFL को एक्वायर करता है तो वो जाहिर सी बात है वो 49% का जो जॉइंट वेंचर किया है इंश्योरेंस से वो भी एक्वायर होगा, एंड दैट पर्टिकुलर लिमिट इज ब्रीचिंग द FDI सीलिंग फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या FDI सीलिंग है, कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो वो सीलिंग ब्रीच हो रही है एंड दैट इज अ न्यू हर्डल फॉर ओक ट्री टू एक्वायर द DHFL। अब ये फ्यूचर में देखने की बात है नाउ हाउ दिस पर्टिकुलर लीगल टैंगल विल बी take care of and how the acquisition by Oaktree would reach out and resolved. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RBI गवर्नर आस्क बैंक्स टू बीफ अप लेंडिंग कैपेसिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनको कॉशन किया है कि वो आगे आने वाले टाइम में अपनी लेंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करें, आइदर बाय इंक्रीजिंग देयर मार्केट borrowing or any means. Apart from it, RBI governor has also warned the banking system or the Indian banks against those applications that are promising the क्विक लोन्स। आपको रिसेंटली याद होगा कि बहुत सारे जो कंपनीज हैं, एप्लीकेशन कंपनीज, अब वो अब ऐसे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस ला रही हैं जो कि क्विक लोन प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, भले ही छोटा लोन बट दैट इज़ वेरी क्विक। बैंक में आप लोन लेने जाएंगे, यू हैव टू फॉलो नंबर ऑफ प्रोसीजर, यू हैव टू साइन नंबर ऑफ पेपर्स, बट इन बाय दीज क्विक एप्लीकेशंस कंज्यूमर्स गेट ईजी लोन। तो RBI गवर्नर ने वॉर्न किया है नेशनलाइज्ड बैंकों को दैट देयर कॉम्पिटिटर्स आर जनरेटिंग, जो मार्केट में जो क्विक लोन प्रोवाइड करने के लिए जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं दैट मे prove detrimental for the Indian banking industry or Indian banks. Therefore, banks have to increase their lending capacity. Bank has to prepare themselves for competition against these applications that are promising quick loans. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। क्रेडिट डिमांड रीबाउंड्स लेड बाय होम लोन्स सिबिल। So as per the CIBIL, the credit demands in Indian banking has been rebound and that is majorly led by the home loans. तो जो रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं, कॉर्पोरेट हाउस की लोन्स की बात नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट, या रिटेल जो छोटे छोटे लोन्स है जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स लोन लेते हैं, ना कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस लोन लेते हैं। रिटेल जो क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं, उन जो लोन्स हैं उनमें इंक्रीज दिखा गया है, और सबसे ज़्यादा जो कहते हैं रिबाउंड देखा गया है वो
होम लोन्स में देखा गया है एज पर सिबिल। तो होम लोन फिर से इंडिविजुअल लेने लगे, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं। रिटेल लोन फिर से इंक्रीज कर रहा है एंड दैट इज द बाउंसिंग बैक इनटू द इकोनॉमी एंड वी कैन सी दिस ग्राफ। ये ग्राफ हम देख सकते हैं मई में बिल्कुल फॉल कर गया था बट अगेन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग विद लीप्स एंड बाउंड्स। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो भी ये माइनस कॉन्ट्रैक्शन में गया था लोन की क्रेडिट डिमांड, स्पेशली रिटेल क्रेडिट डिमांड्स, वो वापस से अपने प्री कोविड सिचुएशन में आ जाए। Although there are number of delinquencies that experts are warning against कि जो क्रेडिट रिटेल लोन्स बढ़ रहा है उसके क्या रीजन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दैट ऑल बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी। हो सकता है यही क्रेडिट प्रोडक्ट्स जो हैं, रिटेल क्रेडिट लोन्स हैं, या आगे जाकर के बैंक का एक लार्ज अमाउंट का एनपीए कॉस्ट करें। सो देर आर नंबर ऑफ डेलिक्वेंसीज इनटू दिस पैटर्न। तो जो होम लोन्स हो गए, ऑटो लोन्स हो गए, पर्सनल लोन्स हो गए, दैट ऑन at all are on increase. Although जितनी भी कैटेगरीज हैं रिटेल लोन्स की, उनमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वेरिएशन और वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो देयर इज अ इंक्रीज एंड दैट इंक्रीज इज लेड बाय मेजॉरली होम लोन्स. That's all for today, student. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. And if you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.